तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कूलम्ब्स लॉ के अंदर पढ़ा, दो चार्जेस एक दूसरे को के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के फोर्स से या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है, आप आइए देखो इसका कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। तो कूलम्ब्स लॉ को जो हमने फॉर्म पढ़ा है स्टूडेंट्स, ये इस टाइप का फॉर्म, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये केवल मैग्नीट्यूड लिखा था हमने इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं बताया। तो अब डायरेक्शन लिखना है कूलम्ब्स लॉ की, वो वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दो चार्जेस कंसिडर करते हैं अगेन। इफ वन चार्ज इज Q1, नेक्स्ट चार्ज इज Q2, there are two charges, 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a some distance r। कितने डिस्टेंस से सेपरेट है एक दूसरे से, r are separated by a distance r। ओके, तो ध्यान से देखें, अगर दोनों लाइक चार्जेस लेते हैं, हम कौन से चार्ज लेते हैं, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज लेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिपेल करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो अब देखिए Q1 Q2 के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। तो Q1 ने Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल करा, तो Q2 के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को नाम देते हैं F, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगाते हैं। अच्छा, किसने किसके ऊपर लगाया, 2 के ऊपर लगाया तो लिखते हैं 2, किसने लगाया, 1 ने लगाया। इस तरह से लिखा जाता है। F21 याद रखें, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, 2 के ऊपर, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। इसी तरह से उधर भी लिखते हैं, Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, Q2 Q1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा, लिखते हैं F, वेक्टर क्वांटिटी है, किसने लगाया, 2 ने लगाया, किसके ऊपर लगाया, 1 के ऊपर। तो 1 के ऊपर लग रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके स्टूडेंट्स, ये नोमेनक्लेचर इस तरह से लिखा जाता है। 1 to 2 के ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। ओके, अब जब फोर्स को डायरेक्शन दे दी हमने स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर, आपको ये पढ़ाया गया था, आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर नाम की कोई चीज़ होती है। यूनिट वेक्टर, इसका काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन के बारे में रिप्रेजेंट करना। तो यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, मैग्नीट्यूड कितना होता है इनका, 1। ये केवल क्या रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। अगर आप यूनिट वेक्टर का किसी क्वांटिटी के अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो वो चेंज नहीं होगा, वो केवल और केवल क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। जैसे हमने पढ़ा है I कैप, J कैप, K कैप, ये सारे यूनिट वेक्टर्स थे। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला यूनिट वेक्टर लेते हैं स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए ध्यान से, ये फोर्स किसने लगाया, 2 ने लगाया, किसके ऊपर लगाया, 1 के ऊपर लगाया। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर की जरूरत है ना, जो डायरेक्शन बताए। तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को मानते हैं, ये यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये हेड इस डायरेक्शन में लिया हमने, और इस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं R से, R कैप यूनिट है। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर किससे किसकी तरफ जा रहा है, इसका हेड किसकी तरफ है, 1 की तरफ है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1, 2 से किसकी तरफ, 1 की तरफ, तो 1 2। इसका मतलब है R वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 1 फ्रॉम 2। ये 1 की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, और कहाँ से, 2 से, तो 2 से 1 की तरफ ये यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर कौन से फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, F12 को। तो क्या ऐसा कैसा अपोजिट आप इधर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो किसकी डायरेक्शन बताएं, F21 की। तो देखिए यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में हम अज्यूम करते हैं, ये यूनिट वेक्टर, तो लिखते हैं इसको R कैप। ये किधर से किधर जा रहा है, 1 से 2 की तरफ। जिधर हेड होता है उसको पहले लिखते हैं, हेड किसकी तरफ है, 2 की तरफ। तो R वेक्टर 2 1, तो 2 1 ये इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम लिखते हैं कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स। आइए लिखते हैं कूलम्ब फोर्स। तो सबसे पहले लिखते हैं
एफ वेक्टर किसके बारे में बात करते हैं, एफ वेक्टर 1 2 के बारे में बात कर लेते हैं। एफ वेक्टर 1 2 क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे के एज इट इज Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये तो आपका पूरा मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन लिखना है तो डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है, R12 कैप, तो इसको लिख देंगे R12 कैप। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बस हमने कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। क्या करा वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, कुछ नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड एज इट इज लिखा, केवल डायरेक्शन बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करा, यूनिट वेक्टर को यहाँ पर लाया है। तो इसको लिख भी लेते हैं। ये फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन किसके ऊपर लग रहा है, 1 के ऊपर, ड्यू टू कौन लगा रहा है, 2। इसी तरह से F21 के बारे में लिखते हैं। F21 फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, 2 के ऊपर, कौन लगा रहा है, 1, तो ये मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बोलिए यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, R21 वेक्टर, R कैप 21, मतलब 2 की तरफ डायरेक्शन बता रहा है, कहाँ से, 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड, इसको लिख लेते हैं। ये क्या है, फोर्स है साहब, ऑन किसके ऊपर लग रहा है, 2 के ऊपर लग रहा है, कौन लगा रहा है, ड्यू टू 1 लगा रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से देखें, अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम से आपको मालूम पड़ेगा क्या R12 कैप और R21 कैप दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 1 है, मगर केवल दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, मतलब दोनों वेक्टर्स बराबर हैं, केवल और केवल इनमें चेंज किसका है, डायरेक्शन का चेंज है। तो अपन लिख सकते हैं इट्स क्लियर दैट, ये क्लियर है डायग्राम से कि R12 कैप इज इक्वल टू R21 कैप, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, बट डिफरेंस क्या है, दोनों की डायरेक्शन में डिफरेंस, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, माइनस। अगर ये इस तरह से हो जाएगा तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 एंड सेकेंड, क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए R12 कैप किसके बराबर है, R21 कैप के, केवल यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। आप चाहें तो R12 कैप, अब इसको मैं रफ करता हूँ, यहाँ पर R12 कैप की जगह कितना लिखता हूँ, माइनस R21 कैप लिख लेते हैं। अभी R21 कैप केवल समझने के लिए, और क्या आएगा, एक माइनस भी आएगा। तो देखें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, देखिए ध्यान से, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बराबर है, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, केवल चेंज क्या है, माइनस का चेंज है। इसका मतलब F12 और F21 भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और केवल क्या आएगा, एक माइनस आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ध्यान से देखिए F12 उधर लग रहा है, F21 इधर लग रहा है, तो दोनों बराबर फोर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें ये पूरी क्वांटिटी के बराबर है, केवल एक क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस। ये दोनों बराबर हुए थे, अपोजिट में थे, इसलिए दोनों फोर्स में बराबर होंगे, और कैसे होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन। वापस उसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, ये केवल समझने के लिए आपको बताया गया था। 1 2 और यहाँ से माइनस हटा देते हैं। आया समझ में स्टूडेंट्स। इस तरह से पोजीशन जो यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स अगर आप इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स भी इक्वल लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इस रिलेशन से क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर 2 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो 100% 1 भी किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, मगर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है आपको, ये किसको ओबे करता है, ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ दिया था
उसको ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। और इस तरह से कूलम्ब लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर स्टूडेंट्स ये दोनों तो लाइक चार्जेस थे, अगर अनलाइक चार्ज होते तो डायग्राम कैसा बनता है, यहाँ पर देखिए, अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं तो डायग्राम किस तरह का बनता, क्या चेंजेस आते हैं। आप खुद ट्राई करें डायग्राम बनाने का, फिर देखें यहाँ पर, देखें यह चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, दोनों अपोजिट हैं, एक को प्लस ले लेते हैं, एक को माइनस ले लेते हैं, वही दोनों के बीच का सेपरेशन उतना ही रहेगा। अभी भी दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R सेपरेशन है। अब बताइए 1 के ऊपर 2 फोर्स किधर लगाएगा, बाहर की तरफ के उसी की तरफ लगाएंगे कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो 2 ने 1 के ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स लग रहा है 1 के ऊपर, किसने लगाया, 2 ने, वेक्टर फॉर्म में। इसी तरह से 2 के ऊपर 1 फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में, तो लिख लेंगे 2 के ऊपर लग रहा है 1 लगा रहा है वेक्टर फॉर्म में। तो बस दोनों फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा, दोनों फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या R21 और R12 का भी चेंज होगा, नहीं, वो वैसे ही रहेंगे। वो केवल क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होते हैं। तो अभी भी आप वही लिख सकते हैं, 2 से 1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा, वो यूनिट वेक्टर हमने कितना लिखा है उधर, देखिए R12 कैप, ये 1 आगे इसलिए लिखा जाता है जिसके ऊपर हेड होता है उसको 1 लिखते हैं। तो 1 की तरफ हेड है, किधर से, 2 से 1 की तरफ, मतलब ये और ये सेम रहेंगे, इन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। और इधर कौन था, R21 कैप। बस ये डायग्राम बन जाएगा अनलाइक चार्जेस के लिए। तो लाइक चार्जेस के लिए वो और अनलाइक चार्जेस के लिए ये। ओके स्टूडेंट्स, तो अनलाइक चार्जेस में ध्यान रखें, इसका और इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा और इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, अपोजिट होगा। पहले ये और ये सेम डायरेक्शन में थे, ये और ये सेम डायरेक्शन में थे, मगर अब क्या है, अपोजिट है। अपोजिट क्यों है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ा। यहाँ पर ये याद रखने लायक चीज़ें ये हैं, लाइक चार्जेस के लिए बनाइए, दोनों इक्वेशन लिखिए, दोनों इक्वेशन से आप प्रूफ करिए कि ये ओबे कौन सा करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ तक सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। ओके।